ये है, मैं सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे सबसे पहले अगर इस गंदगी को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करें, नॉट फाउंड सूटेबल सिस्टम को खत्म करें, ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करें, प्राइवेटाइज को खत्म करें, आपका जो ये पेपर लीक हो जाते हैं इनको खत्म करें, लेटर एंट्री को खत्म करें, और जो लोग रिटायर हो जाते हैं रिटायर होने के बाद भी उनको एक्सटेंशन दे देते हैं, इन सारी चीज़ों को खत्म करें। गंदगी साफ करोगे, जो अगर आप कहते हैं ये फेक डिग्री लेकर के आ रहे हैं, फेक डिग्री पाकिस्तान से लेकर नहीं आ रहे, हिंदुस्तान में बनती हैं, आपको पता है कहाँ बनती हैं, खत्म कर दो उनको, सबको सजा दे दो, उनको एकदम सफाई कर दो, अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और मैं साथ साथ रिक्वेस्ट करूंगा सीजीआई साहब से, मैं रोहिणी कोर्ट में बैठता हूँ, यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं इनको सीट दिवाइए, चैम्बर दिवाइए, और जिन्होंने चैम्बर किराए पे दे रखे हैं उनके कैंसिल कीजिए और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को दीजिए, और जितने भी चैम्बरों में ताले लगे हैं वो ताले खुलवा करके इनको दीजिए, और इनको जो कोर्ट के यहाँ पर जो एलसी अपॉइंट होता है, जो रिसीवर अपॉइंट होता है, उसके लिए एक सिस्टम बनाओ ताकि सबको मौका मिले। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में जो वो योगी का बयान है उसको लेकर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। योगी जी ने बयान दिया है कि कानून व्यवस्था को मद्देनज़र करें कि मुसलमान को अगर नमाज़ पढ़ना है तो रोड पर नहीं पढ़ें, अगर संख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट पढ़ें, नहीं तो प्यार से समझा रहा हूँ, तो नहीं तो हमको दूसरे भी आता है कि किस तरह से उनको सुधारा जाए। बरेली में आपने देखा कि कैसा टाइट किया है। तो आज हमारे साथ एडवोकेट मदन लाल जी हैं, मदन लाल सुमन हैं, और रोहिणी कोर्ट में बैठते हैं, तो इनसे समझूंगा कि आखिर ये कैसे देखते हैं। सर, आपने बयान तो सुन लिया होगा, योगी जी इस तरह बयान दे रहे हैं, तो कानून व्यवस्था के लिए तो सही है ना सर? योगी जी जो बयान दे रहे हैं वो बयान बिल्कुल असंवैधानिक है। संविधान सबको इक्वल राइट देता है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, और संविधान के तहत हर व्यक्ति, हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी उसको अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए संख्या ज़्यादा आ जाती है, मस्जिद में जगह कम है, तो मुसलमान भाई रोड पे भी पढ़ सकते हैं, इसमें उन्हें ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कावड़ लेकर के लोग जाते हैं तो कावड़ियों के लिए सड़क के साथ साथ में सड़क ब्लॉक भी हो जाती है, और चारों तरफ वहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं, और लेके हरिद्वार तक रोड, कई जगह तो दूसरा रोड बंद करके एक ही रोड चलाया जाता है, और स्पेशल उनके लिए रोड चलाया जाता है। तो इसलिए सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, इसमें एक दूसरे के साथ में पक्षपात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संविधान का शासन चलता है, किसी राजा का नहीं। कौन सा गलत कहें सर? रोड आप बाधित करोगे तो वो कानून व्यवस्था तो इसी से चलेगा ना। जब तक वो अनुशासन में नहीं रहेंगे तो फिर मनमर्जी करेंगे सारे। रोड बिल्कुल भी बाधित नहीं होता है। जिस समय वे नमाज पढ़ते हैं, रोड को छोड़ करके, रास्ता आने जाने को छोड़ करके तब वे नमाज पढ़ा करते हैं। अगर कभी ऐसा हो भी सकता है कि वे रोड को बंद करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं या मोदी हैं, अपने बारात को, अपने रिश्तेदारों को, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो बैंक बुक नहीं कर सकते, जो हॉल बुक नहीं कर सकते, वे रोड पर ही टेंट लगा के ब्याह शादी करते हैं, तो उनको मना किया जाता है। जब उनके लिए बैठी है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी जीती है, कहा जा रहा है कि वहाँ हिंदुओं की जीत हुई है, उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं की जीत हुई है, बंगाल में हिंदुओं की जीत नहीं, बंगाल में वोट चोरी की जीत हुई है, सिस्टम मैनेज करने की जीत हुई है, और वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपने अंडर लिया है उसकी जीत हुई है। पब्लिक की वोट से जीत नहीं हुई है, ये सिस्टम को हैक करके जीत उन्होंने की है। लेकिन ये वे नहीं बता पा रहे कि आपने इस जीत को हासिल किया है वोट चोरी करके, डिलीट करके, अपनी वोट एडिशन करके। आखिर वो आपकी सोच क्या है जिसके लिए आपने सरकार बनाई? में असर एडवर्स पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर चोरी से उन्होंने सरकार बनाई है, SIR के माध्यम से वोट डिलीट करके और अपने वहाँ पर वोट ऐड करके बनाई है। इसका असर पूरी जनता, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एडवर्स पड़ेगा, और सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार बनाई है वो एकदम विश्वसनीय सरकार नहीं है, अनफेयर है, बिल्कुल फेयर चुनाव नहीं हुआ है। तो आप क्या मानते हैं, जो दूसरा विपक्ष कर रहा है कि EVM की गलती से बीजेपी जीत रही है, आप भी मानते हैं EVM की गलती है? मैं बिल्कुल मानता हूँ चुनाव एकदम अनफेयर हुआ है। अगर फेयर चुनाव हो तो देश में शांति पैदा होगी और सबको
बराबर सम्मान मिलेगा। और जैसे योगी जी कह रहे हैं कि भी मुस्लिम यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात ही निकल करके नहीं आएगी अगर फेयर चुनाव हो, क्योंकि प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए सबसे पहला कदम फेयर चुनाव है। और वोट का अधिकार सबसे पहला वो फेयर चुनाव के लिए बाबा साहब ने दिया है। जब आप उसी को ही डिलीट कर देते हो, उसी की चोरी कर लेते हो, तो इससे तो सीधा स्पष्ट होता है कि प्रजातंत्र को एकदम खतरा है। आप लोग विपक्ष जीते हैं ना, बहानेबाजी ज़्यादा करते हैं। जब आप लोग जीत जाते हो तो ईवीएम सही हो गया, हार गया हो तो ईवीएम खराब होगा। अब बताओ, अगर ईवीएम इतना ही खराब था तो 2 साल की पार्टी तमिलनाडु में विजय थलापति कैसे जीते, उनकी सरकार बन गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्ट्रेटजी के कारण, स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं कि जिन स्टेटों में उन्हें अपने सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैनेज नहीं करते हैं और 1-2 स्टेट में दूसरों की सरकार इसलिए बनवाते हैं ताकि ये बात कहने के लिए कि अगर ईवीएम मशीन को हम हैक करते हैं तो यहाँ नहीं कर सकते थे, यहाँ भी हम कर सकते थे, ये बन गई। इसलिए बचाव के लिए, उदाहरण के लिए कुछ में उनको जीतने दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जिस तरह से तमिलनाडु में 2 साल की पार्टी टीबीके और उसके मुखिया विजय थलापति वहाँ पूरा मंथन करके पूरा समाज को अपने फेवर में ले लेते हैं और जीत जाती है। क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई विजय थलापति या सर? अभी जो सीजीआई ने एक बयान दिया है, आप उस बयान को कैसे देते हैं? उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार हैं उनको कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और परजीवी कहा है, तो क्या आप उस बयान को कैसे देखते हैं? सीजीआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जो बयान दिया है वो बहुत बढ़िया बयान दिया है। उनकी अंदर की भावना बिल्कुल बाहर निकल कर आई है। उन्होंने जो बेरोजगार युवा है, बेरोजगार युवा को कॉकरोच बताया है, कॉकरोच से तुलना की है, पैरासाइट से तुलना की है, तिलचट्टा से तुलना की है। उन्होंने इसलिए तुलना की है क्योंकि कॉकरोच, पैरासाइट गंदगी से पैदा होता है। पूरे के पूरे सिस्टम में गंदगी हो चुकी है, गंदगी हो गई है, इसलिए ये जो बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है उसका ही दूसरा रूप उन्होंने इशारा किया कि अगर संविधान को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, तो पूरे सिस्टम के अंदर जो गंदगी हुई है उस गंदगी को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कॉकरोच के बहाने हमें इशारा किया है, जनता को इशारा किया है, अगर संविधान को बचाना है तो सिस्टम के अंदर जो गंदगी है, जिससे ये कॉकरोच पैदा हुआ है, जिससे ये आपका भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, जिससे बेरोजगारी पैदा हो रही है, उनको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने में ये है, मैं सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे सबसे पहले अगर इस गंदगी को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करें, नॉट फाउंड सूटेबल सिस्टम को खत्म करें, ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करें, प्राइवेटाइज को खत्म करें, आपका जो ये पेपर लीक हो जाते हैं इनको खत्म करें, लेटर एंट्री को खत्म करें, और जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद भी उनको एक्सटेंशन दे देते हैं, इन सारी चीज़ों को खत्म करें, वोट चोरी को खत्म करें, और जो ये आप वोट ऐड करते हैं अपनी और वोट डिलीट करते हैं, इन सब चीज़ों को खत्म करें तो सिस्टम बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये कॉकरोच जिनको कह रहे हैं, ये सभी रोजगार, सबको रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा और देश सबसे सुंदर होगा। इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, वकीलों के लिए भी। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये कॉकरोच है, मीडिया वाले कॉकरोच इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि मीडिया वाले भी जो उनकी सच्चाई दिखाते हैं, वे सच्चाई दिखाएं ताकि हमने जो कॉकरोच उनको कहा है वे ज़्यादा और काम करें। ये आपका आरटीआई जो एक्टिविटीज़, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसलिए हमने उनको काम करने के लिए चीज़ बताई है, उनका विरोध नहीं किया है। और वकीलों के लिए कहा है, जो ये वकील फेक डिग्री लेकर के वकीलात यहाँ पर करते हैं और ये आपके आरटीआई एक्टिविस्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी कहा है, सीजीआई साहब गंदगी साफ करोगे। जो अगर आप कहते हैं ये फेक डिग्री लेकर के आ रहे हैं, फेक डिग्री पाकिस्तान से लेकर नहीं आ रहे, हिंदुस्तान में बनती हैं, आपको पता है कहाँ बनती हैं। खत्म कर दो उनको, सबको सजा दे दो, उनको एकदम सफाई कर दो, अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और मैं साथ साथ रिक्वेस्ट करूंगा सीजीआई साहब से, मैं रोहिणी कोर्ट में बैठता हूँ, यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं इनको सीट दिवाइए, चैम्बर दिवाइए, और जिन्होंने चैम्बर किराए पे दे रखे हैं उनके कैंसिल कीजिए और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को दीजिए, और जितने भी चैम्बरों में ताले लगे हैं वो ताले खुलवा करके इनको दीजिए। और इनको जो कोर्ट के यहाँ पर जो एलसी अपॉइंट होता है, जो रिसीवर अपॉइंट होता है, उसके लिए एक सिस्टम बनाओ ताकि सबको मौका मिले। और जो जुडिशरी को फैसिलिटीज होती हैं, मकान की फैसिलिटी होती है, कार लोन की फैसिलिटी होती है, इनको भी दी जाए। और जो इनका 5 लाख का जो मेडिकल एम पॉलिसी है, इसको 10 लाख किया जाए और इनके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व किए जाए। अगर ऐसा आप करोगे तो आप ये समझोगे प्रजातंत्र देश को बचा रहे हैं, और आपने इस आड़ में इस गंदगी को उजागर करने का काम किया है। आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पोल अपनी खोल दी है सर। आपसे मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो आपने कहा कि मेरे चैम्बर में मत आइए, हम पार्क में मिलेंगे। तो आप अपने चैम्बर में क्यों नहीं बुलाए? चैम्बर में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मेरे पास चैम्बर ही नहीं है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, 96 का इनरोल हूँ। यहाँ पर
पक्षपात करके अपने ही लोगों को चैम्बर दिया गया, हमें चैम्बर नहीं दिए गए। मेरे जैसे और बहुत एडवोकेट हैं प्रैक्टिसिंग जिनको चैम्बर नहीं है और सीट नहीं है, और उनका जो प्रोफेशन है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। सर, आप वकील हैं और जज हैं, ये देश का एक प्रेरणा स्रोत होते हैं सर। जब आप लोग का काम है पेन चलाना, लेकिन आप लोग मैं देख रहा हूँ कि यही रोनी कोर्ट में गाली गलौज चल रहा है, तो ये शोभा दे रहा है सर? देखिए, ये जो गाली गलौज या मिसकंडक्ट होता है, ये मिसकंडक्ट इसलिए होता है क्योंकि कुछ एडवोकेट्स जो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हैं, जो कभी कभी आते हैं, उनको इतना कोर्ट में अपीयर होने का एक तरीका नहीं होता है, और वे इस तरीके से पेश आते हैं कि वो जज को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और थोड़ा बहुत ये हॉट टॉकिंग हो जाती है। तो आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं ना सर, आप लोगों को तो शोभा नहीं देता, आपसे पब्लिक क्या सीखेगी? हम लोग बुद्धिजीवी हैं, तभी तो जाकर के बीच में हमने उनको साइलेंट कर दिया और शांत कर दिया, आगे बात को बढ़ने से रोक दिया। तो यही समाधान है सर? हाँ, फिलहाल तो यही समाधान था, उनको रोक दिया है, और आगे आने वाले समय में हमारे जो बार के जो मेंबर हैं उन्होंने मीटिंग ली है कि भी आगे आपको इस प्रकार की कोई घटना नहीं करनी है, ऐसी इस प्रकार की कोई बुराई नहीं आनी चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए। और आरसीबीए के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो इंटर्न आ रहे हैं, जो फ्रेशर आ रहे हैं, उनको भी समझाने का काम किया है कि भाई आप सीनियर एडवोकेट्स का सम्मान कीजिए, उनको सीट दीजिए, उनको रास्ता दीजिए, और कोर्ट में भी कोर्ट का सम्मान कीजिए। सर, जिस तरह से कोर्ट का न्यायालय के ये व्यवहार देखा जा रहा है, क्या उम्मीद है न्याय की? जो कोर्ट के अंदर उम्मीद पूरी न्याय की है, और हमें पूरा जुडिशियरी पर भरोसा है कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने घुमा फिरा करके इस सिस्टम की गंदगी की तरफ इशारा किया है, साफ करने के लिए। सर, एक चीज़ और आपसे बहुत चर्चा में है सर, राजकुमार भाटी एक बयान दिया था कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, अहिर, गुजर, कंजर, अगर ये 6 जातियाँ नहीं होती तो हम किवाड़ा खोल के सोते। बड़ा विवाद हो रहा है, तो इस विवाद को कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ जो अवध ओझा हैं, उन्होंने कहा कि 21 बार क्षत्रियों का नाश किया गया है, और तो ये राजनाथ कहाँ से आ गए? तो क्या ये दोनों को बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है? कैसा है कि अवध ओझा के बारे में कोई नहीं डिस्कशन हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन राजकुमार भाटी को टारगेट किया जा रहा है? कुछ लोगों के बयान को तोड़ मरोड़ करके इसलिए पेश किया जाता है जिससे कि एक दूसरे को पॉलिटिकल नुकसान और दूसरे को पॉलिटिकल लाभ हो जाए। सिर्फ पॉलिटिकल लाभ और नुकसान के लिए इस प्रकार की बातें होती हैं, बाकी प्रैक्टिस में और ज़मीन पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। राजकुमार भाटी का बयान सही है? राजकुमार भाटी का बयान एक बार रिपीट करें आप। राजकुमार भाटी ने कहा कि ये जो ब्राह्मण को और वैश्य की तुलना दिया है, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर और अहिर, गुजर, कंजर ये न होते तो हम खुली दरवाज़ा खोल के सोते। तो इस पर कमेंट किया वो। ऐसा है, उन्होंने जो कमेंट किया है, ब्राह्मणों ने जो कहा, कहावतें बताई है। ब्राह्मणों ने जो कहा और उन्होंने उस पर कमेंट किया, ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे जनता के अंदर बहुत ही गलत मैसेज जाता है, और किसी को वेश्या कहना या उससे तुलना करना ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब बराबर हैं, सब इंसान हैं, और सबकी इज्जत और मान सम्मान सबका बराबर है और होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार बढ़ गया, शोषण हो रहा है? देखिए, अत्याचार की बात यह है कि आज देश के अंदर जब से 1950 से संविधान लागू हुआ है, तब से उससे पहले जो अन्याय अत्याचार होते थे वे बहुत ज़्यादा होते थे, और संविधान को लागू होने के बाद ब्राह्मण के ऊपर तो अत्याचार ना पहले हुए और ना आज हो रहे हैं। ब्राह्मण के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुए और ना आगे होंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण तो एक सर्वश्रेष्ठ जाति से, ये तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, सब इनको नमस्कार करते हैं, सब इनकी पूजा करते हैं, और सब इनको पूरा मान सम्मान देते हैं। तो इनको नुकसान कौन पहुँचाएगा? ये तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। देखो, जगह जगह कहते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इस तरह से नारे लिखे जा रहे हैं। अगर किसी ने ये लिखा है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो ब्राह्मणों ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने ही राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे अपने लोगों से लिखवाने का काम किया होगा। बाकी कोई दूसरे समाज का लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोच रहा है, ना करेगा। सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ब्राह्मण अपने आप पे आ जाए तो SC ST OBC का जो बरही से लेकर तरही तक अनुष्ठान करते हैं, अगर वो बंद कर दें कराना, तो कौन कराएगा? अगर मान लीजिए ये अनुष्ठान और जो परंपराएं चली आ रही हैं, परंपराओं संविधान में कहीं भी जगह नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, इन परंपराओं से नहीं, कानून से चलता है।
तो इसलिए इन परंपराओं की तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। हम तो संविधान को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, सच्चाई को मानते हैं और साइंस को मानते हैं। हम उस आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। औरों से भी कहते हैं कि आप इसी पे जीवन व्यतीत करिए और इनको पाखंडवाद को छोड़िए। अरे सर, आपके छोड़िए, जो समाज है 90% लोग जो है ब्राह्मण पर डिपेंड है। नाम अगर बच्चों को लिखाना होगा, मरने के बाद जन्मदिन के बाद उनको बुला के संस्कार कराते हैं, उनका क्या होगा, कौन करेगा? उनका ये संस्कार कराने की जरूरत ही नहीं है। इन संस्कार को जिंदा रखने वाला ब्राह्मण ही। अशुभ नहीं होगा सर? अशुभ नहीं, अशुभ कहाँ होगा? जब इस परंपरा को जिंदा ही रखना नहीं है, संविधान के अनुसार चलना है, तो शुभ और अशुभ की बात ही नहीं आती है। चलो, धन्यवाद। तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि कड़ी कड़ी से सवाल सुमन से पूछा, इन्होंने बखूबी जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं बातचीत को, और आप कहाँ देख रहे हैं, कमेंट में लिखेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल उत्तर प्रदेश के अंदर विजय थलापति का रूप दूसरा जो उभर के आ रहा है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो जमीन पे काम कर रहा है और उसकी कार्यशैली को और उसके कार्य करने के तरीके को वहाँ की जनता और वहाँ का नौजवान साथी बिल्कुल लाइक कर रहा है। और दिन पे दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और आने वाला जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर भाई चंद्रशेखर आजाद होगा, ये हर उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की सोच है और मोहर लगाएंगे बिल्कुल उसी के केटली पर, ये उनकी इच्छा है। सर, आप कहाँ भूल रहे हैं सर, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं लंबे समय से समाज का काम उठा कर रही हैं, जैसे बीएसपी हुआ, कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, ये कहाँ जाएंगे? जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका काम करने का तरीका, उनकी कार्यशैली वहाँ की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भाई चंद्रशेखर आजाद काम करने का तरीका है, वो सबको पसंद आ रहा है। इसलिए सब भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, पूरे युवा उसके साथ हैं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद अन्याय के खिलाफ जहाँ भी जरा सा किसी को खरोंच आती है, वहाँ पर तुरंत पहुँचने का काम करते हैं। किसी के साथ अन्याय होता है, वहाँ पर तुरंत पहुँचने का काम करते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए जनता को न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। अन्याय के खिलाफ जो लड़ेगा, उस नेता को भी आगे लेकर के। तो सरकार बोलना चाहिए, बिना सरकार के न्याय दे देंगे? बिना सरकार न्याय जब जनता चाहे, सबसे बड़ा न्याय और न्यायालय जनता है। जब जनता एकजुट हो जाती है और जनता की आवाज़ जब पार्लियामेंट, सड़क से पार्लियामेंट तक जाती है, न्यायालय तक जाती है, तो न्याय हर हालत में मिलता है। अन्याय करने वाले भी वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। चंद्रशेखर, बीएसपी और भीम ये आज़ाद समाज पार्टी के बारे में तो ये अफवाह फैलाई जाती है, जहाँ जाते हैं दंगा फैला देते हैं, ये हिंदू का अपमान करते हैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर को बदनाम करते हैं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर का कारवा और उनकी पार्टी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जो उनका राइज करने का एक जो ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और डाइजेस्ट ना होने से ही वे अंदर की भावना उनकी निकालते हैं, उसको बदनाम करने का काम। तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि कड़ी कड़ी से सवाल सुमन से पूछा, इन्होंने बखूबी जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं बातचीत को, और आप कहाँ देख रहे हैं, कमेंट में लिखेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।